हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जो आपका पेपर 1 है सामान्य अध्ययन का, वो अनिवार्य पेपर है, सभी को करना है। और इसमें 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास भी शामिल है। तो आज हम जो सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया का, वो है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जो ये रिवीजन की क्लासेस आपकी चल रही हैं, जिन भी विषयों को हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो सब बहुत स्पेसिफिक हैं, अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं किसी भी टॉपिक के, हम उन्हीं को अब आपको करवा रहे हैं। तो कम से कम आप इनको तो मिस मत ही कीजिए। तो ये सेकंड टॉपिक है हमारा मॉडर्न इंडिया का। इससे पहले हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया का टॉपिक किया है। नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है या वीडियोज़ में देख लीजिएगा लेटेस्ट। साथ ही जिनका सामाजिक विषय है, SST है, उसमें भी आधुनिक भारत के टॉपिक्स को शामिल किया गया है। तो दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था, इसीलिए सीरीज़ स्टार्ट किए। ये अनिवार्य पेपर के लिए भी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं, दोनों लोगों को पढ़ना है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था, क्या रीज़न्स थे इसके पीछे, इन सब कारणों पर प्रश्न बने हुए हैं आपकी परीक्षा में। और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे हुए हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि 1857 का विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ था। ये परीक्षा में पूछा हुआ है। 1857 के विद्रोह का जो आरंभ हुआ था वो 10 मई 1857 को माना जाता है। इसकी शुरुआत मेरठ से की गई थी। अब आप कहेंगे इससे पहले तो मंगल पांडे वाली घटना भी हुई थी। बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बस पेशेंस के साथ देखते चलिए। और जिस फॉर्मेट में हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ज़रा देखिए, एक सीक्वेंस में लेकर के चलेंगे। और कोई भी प्रश्न जितने भी यहाँ डिस्कस करेंगे हम सबको नज़र में रखना है, आपको सबको याद रखना है। कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझ में आ जाएगा एक बार बता देंगे तो 1857 का विद्रोह ये एक सैनिक विद्रोह था। सबसे पहले इसकी प्लानिंग की बात करते हैं, इसकी रणनीति की। इस 1857 के विद्रोह की जो रणनीति तैयार की गई थी, ये 2 व्यक्तियों के द्वारा तैयार की गई थी लंदन में। तो ये व्यक्ति कौन थे? एक तो रणोजी बापू थे और दूसरे थे अजीमुल्ला खान। इनके प्लानिंग में था कि 31 मई 1857 को इस विद्रोह को पूरे भारत में शुरू करना है। यहाँ 31 मई 1857 ये प्रपोज्ड या प्रस्तावित तिथि थी इसकी, इस विद्रोह को शुरू करने की। लेकिन इस तारीख से पहले बहुत सारे कारण ऐसे हुए, ऐसी घटनाएं घटित हुई, जिससे ये आंदोलन पहले ही शुरू हो गया 10 मई 1857 को ही, जिसकी वजह से ये फेल भी होता है। तो 1857 का विद्रोह पूर्णतः फेल हुआ था भारत में। और इस विद्रोह के जो सिंबल थे, एक सवाल पूछा हुआ है कि 1857 के विद्रोह का जो सिंबल है, चिन्ह था, वो क्या था? कमल और रोटी को इसका साइन बनाया गया था, इसका सिंबल बनाया गया था। अब यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला आती है कि जब 1857 का वक्त चल रहा था, जाहिर है उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ी शासन शुरू हो चुका था, मतलब चल रहा था पहले से ही। और इस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय हमें बताना है कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री था, महारानी कौन थी, उस समय भारत में कौन से मुग़ल बादशाह का रूल था। ये पैरेलल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस विद्रोह के। तो इसको समझिए, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ऐसे सवाल पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में। अब आंसर करेंगे, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन, ठीक, एक सवाल। और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा सवाल, उस समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ये थी महारानी विक्टोरिया। और इस समय भारत का मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकेंड। और इसका एक सेनापति हुआ करता था बख्त खान। 1857 के अब हम बात करेंगे इस विद्रोह के होने के कारण क्या थे। इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं, कुछ प्रशासनिक कारण बताए जाते हैं, कुछ राजनीतिक कारण और कुछ धार्मिक कारण भी। इन तीनों कारणों पर प्रश्न पूछे हुए हैं, वो आप समझिए किस तरह से। जैसे राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें, राजनीति मतलब जो है प्रशासन से जुड़ जाती है जाकर के एक तरीके से। 1857 के राजनीतिक विद्रोह का जो कारण है वो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, या इसी को बोलते हैं दूसरी है लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत या लॉर्ड डलहौजी का राज्य हड़प सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी की जो सहायक संधि थी, इसका क्या मतलब था?
इसका मतलब ये था, लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, इसका मतलब ये था जो भारतीय राजा उस वक्त हुआ करते थे और इन भारतीय राजाओं को अपने अपने राज्यों में जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी सेना को रखना पड़ता था। भारतीय राजाओं को अंग्रेज़ों की सेना को रखना पड़ता था। एक तरीके से राजा बंदिश में हो गए या उनकी स्वतंत्रता समाप्त होने लगी। इसका मतलब राज्यों का जो हस्तक्षेप है या कंपनी का हस्तक्षेप अब इस तरह से बढ़ने लगा था। तो इससे भी एक आक्रोश पैदा हुआ था। तो एक लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि है, ये क्या है, ये भी इसका एक कारण बनती है। दूसरा है लॉर्ड डलहौजी का जो व्यवगत सिद्धांत था, इसी को हम बोलते हैं राज्य हड़प नीति, इसने चला रखी थी। इसका क्या मतलब है, लॉर्ड डलहौजी को जो ब्रिटेन से भेजा गया था, इंग्लैंड से भेजा गया था, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भारत में जो है अंग्रेज़ी साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, यानी भारत के जितने भी इंडिपेंडेंट राजा अभी थे उस समय अंग्रेज़ों के टाइम पे, उनको मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के तहत इसको भेजा गया था। तो इसने जितने भी क्षेत्र थे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्षेत्र को इसने एक तरीके से हड़प लिया। जैसे कुछ इसने जो हिंदू राजा हुआ करते थे, उनको दत्तक पुत्र लेने का जो अधिकार था, इसको भी समाप्त कर दिया। अगर उनका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है किसी राजा का, तो जब कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका वंश वहीं ख़त्म हो गया और जो उसका साम्राज्य था या जो भी राजा के हिस्से में क्षेत्र था, उसको फिर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया। अगर दत्तक पुत्र यानी गोद कोई पुत्र अगर ले लेगा राजा, तो इसका मतलब है वो सारा क्षेत्र जो है उस राजा के दत्तक पुत्र को चला जाएगा। इसका मतलब वो ऐसे ही परंपरा चली जाएगी। लेकिन इन्होंने दत्तक पुत्र लेने की प्रथा को ही बंद कर दिया, तो आगे ये चीज़ कंटिन्यू नहीं हुई और ये वो सारा साम्राज्य क्षेत्र जो किसी राजा का था पहले, वो अब आ गया किसके पास में, अंग्रेज़ों के पास में, यानी अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिल गया। यानी कोई अगर वैध उत्तराधिकारी नहीं है किसी राजा का, ठीक है, दत्तक पुत्र की जो प्रथा है इसको समाप्त करके, तो ऐसे राज्यों का विलय अंग्रेज़ी राज्यों में कर लिया जाता था। तो इस तरह से जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने कई सारी जगहों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कौन कौन से थे, इन पर प्रश्न पूछा जाता है आपसे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किए गए जो राज्य थे, उनमें जो क्रम पूछता है आपसे, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किए गए राज्यों में सबसे पहला जो राज्य था, इसने हड़प नीति के तहत, ये सारे हड़प नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई गई क्षेत्र हैं। सतारा को 1848 में इसने मिला लिया था। ये पहला क्षेत्र था, ये पहला राज्य था। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहला हड़पा गया प्रांत कौन सा था। याद रखिएगा, ये था सतारा। इसको 1848 में हड़पा था किसने, डलहौजी ने। इसके बाद नंबर आता है जैतपुर का, उसके बाद संबलपुर को हड़पा जाता है, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी, फिर नागपुर, करौली और उसके बाद लास्ट में देखिए अवध। ठीक है, तो पहला कौन था, पहला था सतारा और अंतिम था कौन, लास्ट था अवध। अवध को हड़पा। अवध को जब हड़पा तो उस समय वर्ष आ गया कौन सा, 1856। और जो 1800 जो क्रांति थी हमारी, विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1857 में, यानी 1857 में यूं ही विद्रोह शुरू ही नहीं हुआ। इस तरह के जो रीजंस थे, इस तरह से जो हस्तक्षेप था अंग्रेज़ों का अलग अलग क्षेत्रों में, वो बढ़ रहा था। तो साथ ही लोगों में इसके लिए गुस्सा भी पैदा हुआ। ठीक है, तो ये सब बैकग्राउंड बनते हैं 1857 के विद्रोह के। ऐसे ही अगर हम बात करें करौली की, और जो करौली था, इसको याद रखिएगा, जो करौली प्रांत था इसको 1855 में व्यवगत नीति के तहत जो है विलय कर लिया गया था इसका। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था अंग्रेज़ों का, इसको मान्यता नहीं दी गई थी इसके द्वारा, इसलिए इसको वापस लौटा दिया गया। तो कौन सा ऐसा प्रांत था जिसको हड़पा तो गया था लेकिन उसको वापस लौटा दिया गया, ये था करौली। ठीक है, और जो 1856 में जब अवध था, अवध जब हड़पा गया, तो अवध का नवाब उस वक्त कौन था। 1856 में जब अवध को हड़पा गया तो इसका जो नवाब था यहाँ कौन था, वो था नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह। यहाँ ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, वाजिद अली शाह। तो यहाँ से दो तरह के प्रश्न समझ में आए। एक तो हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला प्रांत है राज्य सतारा, उसके बाद इनको क्रम में लगाने को बोलता है आपसे, सही क्रम पूछता है आपसे, सही क्रम बताइए इनमें से क्या है। अंत में था अवध, और अवध का नवाब था नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह पर कुशासन के आरोप लगाए कि आपसे आपकी जनता खुश नहीं है, इसलिए वह आप यहाँ से हट जाइए शासन से। इस पर कुशासन या कुप्रशासन के इस पर आरोप लगाए गए और अवध को इस तरह से
अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाया गया। नवाब वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी, इनका नाम था बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न। तो 1856 में जब अवध को हड़पा गया, वाजिद अली शाह अवध का नवाब था, राजधानी उस समय लखनऊ थी, और लखनऊ से इस विद्रोह, जब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो जब ये 57 में विद्रोह शुरू होगा तो बेगम हज़रत महल जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ये लीड करती हैं इस 1857 के रिवोल्ट को, लखनऊ से रिप्रेजेंट करती हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे परीक्षा में। अगर हम देखें सामाजिक और धार्मिक इसके कारण उस वक्त क्या थे, 1850 में एक अधिनियम आया था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इसमें क्या था, जो लोग ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर रहे थे, जब देखो ये भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य तो बढ़ाया ही बढ़ाया अंग्रेज़ों ने, साथ में जो ईसाई धर्म था, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी थी, इसको प्रोपोगेट किया इन्होंने। लोगों को जो है कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरह के कानून भी ये लोग लेके आए, और अलग अलग तरह के लालच वगैरह भी दिए जाते थे। तो जो लोग ईसाई धर्म को ग्रहण कर रहे थे, इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, तो उनको जो है पैतृक संपत्ति में भी अधिकार दिया गया। इससे क्या हुआ, हिंदू समाज में काफ़ी असंतोष फैला यहाँ से। तो ये भी एक प्लॉट बनता है इस तरह का। आपसे पूछ सकता है कि ये अधिनियम किस वर्ष आया, 1850 में आया। 1813 में क्या किया गया था, जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उसमें जो ईसाई मिशनरी थे, उन्होंने जो है धर्मांतरण के कार्यक्रम को शुरू किया और प्रोपोगेट किया, प्रसार करना शुरू किया। तो जैसे जो सबसे बेकार तबका होता है, जैसे मान लीजिए बेरोज़गार थे उस वक्त की, जो विधवाएं थीं और जो अनाथ लोग थे, उनका धर्मांतरण इन लोगों ने करवा लिया, क्योंकि आसान होता है ऐसे लोगों को जो मजबूर होते हैं कन्वर्जन करने के लिए। कन्वर्जन के लिए जो है ऐसे लोगों को इन लोगों ने पहले चुन लिया। तो ये भी एक असंतोष का एक तरीके से ये भी प्लॉट बन रहा था। और 1856 में आ गया, डलहौजी के समय में ही एक बिल पेश हुआ था, या इसको हम कहेंगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1856 में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये पेश किया गया था, इस समय प्रस्तुत किया गया था। आया तो किसके समय था, डलहौजी के समय, लेकिन कैनिंग के समय में ये पारित हुआ था, और इसमें विधवाओं को फिर से विवाह करने की एक तरीके से परमिशन से हम कह सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति हमारी जो थी, हमारे देश की, उसमें एक हस्तक्षेप जैसा हो गया। इसके पहले जो सती प्रथा थी, दास प्रथा थी, जो नरबली दी जाती थी, इन प्रथाओं पर भी रोक लगाई गई। इनसे भी लोगों में तनाव था, ऐसा क्यों किया गया। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे शुरुआती रीज़न की, जिसका आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। जो ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी 1856 तक जो है, तो सरकार जो है एक पुरानी लोहे की बंदूक इस्तेमाल किया करती थी। ब्रिटिश आर्मी में पुरानी लोहे वाली बंदूक थी, और इस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट जो है मेंशन किया गया है वो अपने आप में बेहद ख़ास है और आपकी परीक्षा के प्रश्नों को टच करता है। ठीक, तो पुरानी जो लोहे की बंदूक थी वो ब्राउन बेस थी, और इसकी जगह पर एक नई बंदूक को लाया गया था। इसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफ़ल। ठीक है, न्यू इनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग, या इसको जो है प्रयोग में लाना शुरू किया गया। इसमें जो कारतूस लगता था इनफील्ड राइफ़ल में, उस कारतूस का जो ऊपरी हिस्सा होता था उसको दांतों से खोलना पड़ता था उसको। और बंगाल की जो सेना थी, जिसमें भारतीय भी थे, तो उसमें यहाँ पर एक ये बात फैल गई कि इस कारतूस के अंदर जो है गाय और जो सूअर की चर्बी है, इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इससे हिंदू और जो मुस्लिम सैनिक थे, वो एक तरीके से उन्होंने उनकी जो है धर्म को नष्ट करने की एक तरीके से साजिश समझकर इन कारतूसों के प्रयोग को करने, इन कारतूसों के इस्तेमाल करने से क्लियरली मना कर दिया। लेकिन जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो इसे अफवाह, एक तरीके से इसको अफवाह बता रहे थे, और इसकी बिना जांच किए ही उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। लेकिन बाद में ये बात साबित हो जाती है कि वाकई में जो है इसमें इस तरह के जो मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता था। जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको लग रहा था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतों का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो धर्म को नष्ट कर सके और उन्हें ईसाई धर्म को अपनाने के लिए फिर से जो है एक तरीके से कोशिश कर सके। तो ये चल रहा था। सबसे पहले ऐसे चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना किसके द्वारा किया गया था। ये बात है 29 मार्च 1857 की। इस दिन जो है चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध सबसे पहले जो 34वीं रेजिमेंट थी बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने मना किया था। ठीक है, तो विद्रोह की शुरुआत यहाँ से कर दी गई। और जब चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मंगल पांडे ने मना किया और यहाँ पर फोर्स किया गया किसके द्वारा, जो लेफ्टिनेंट बॉग था, जो सैन्य अधिकारी थे, इनके द्वारा फोर्स किया गया फिर से, और मेजर सार्जेंट
तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर सार्जेंट इन दोनों की हत्या कर दी गोली मार करके। याद रखिएगा, मंगल पांडे के द्वारा किसकी हत्या की गई थी? लेफ्टिनेंट बॉग की और मेजर सार्जेंट की हत्या की गई थी। इस बात के लिए जो मंगल पांडे थे, इन पर अदालत में मुकदमा चलाया गया और बाद में जो है अदालत ने फैसला लिया 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई। और 1857 की जो क्रांति थी, इसके प्रथम शहीद जो माने जाते हैं वो मंगल पांडे हैं। ये घटना यहीं तक थी। मार्च के बाद अप्रैल का महीना, ये तो लगभग मार्च ख़त्म ही हो रहा था, अप्रैल का महीना गया, अब आया अप्रैल के बाद आया मई का महीना। बहुत मतलब आप कह सकते हैं ज़्यादा दिन गैप नहीं था इन घटनाओं के बीच में। ऐसी जब ये घटना यहाँ हो गई मंगल पांडे की फांसी के साथ में, एक तरीके से ये क्या हुआ, यहाँ पर इस विद्रोह को, ये शुरुआत भर थी, इस विरोध की शुरुआत ही थी 1857 की, विरोध ही शुरू हुआ था और इसको यहाँ पर दबा दिया गया। ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पर इसको सप्रेस किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सैनिक, देखो जो ब्रिटिश सेना थी उस वक्त, उसमें भारतीय सैनिक भी हुआ करते थे। तो ठीक है, ऐसे ही एक मेरठ छावनी थी, उसमें भारतीय सेना ने जो है एक तरीके से चर्बीयुक्त कारतूस, यही वाले कारतूस अभी भी अवेलेबल हैं क्योंकि शुरुआत तो हो ही गई थी, है ना। तो यही कारतूसों को इस्तेमाल करने से मेरठ छावनी के सैनिकों ने भी, जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने मना कर दिया और विरोध में उन्होंने भी अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाईं। यहाँ से विद्रोह प्रारंभ हो गया। ठीक है, इस टाइम पर जो मेरठ में जो सैन्य छावनी थी, ये वाली मेरठ छावनी, इस समय इसके जो अधिकारी थे वो थे जनरल हैविड। और 10 मई को ही ये घोषणा भी की गई थी रात में ही मेरठ के कालीपट्टनम नामक स्थान पर कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हम विद्रोह अब शुरू करने जा रहे हैं। तो 10 मई 1857 को अनाउंसमेंट किया गया। लेकिन इससे पहले ये जो शुरू होना था, कब होना था, ये प्लानिंग की गई थी 31 मई 1857 को, लेकिन 10 मई को ही ये शुरू हो गया। आपको रीज़न समझ में आ गया कि 10 मई को क्यों शुरू हुआ। अब आपसे पहला ही स्टेटमेंट या पहला ही हमने फैक्ट लिखा था कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। आंसर में बंगाल नहीं करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल नहीं करेंगे आंसर में, मेरठ आंसर रहेगा। फिर से सुन लीजिए, कभी गलत करें इस क्वेश्चन को। यही भारतीय सैनिक, यही विद्रोही 11 मई को क्या करते हैं, ये मेरठ से दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं, लाल किले की तरफ। और लाल किले पर आप जानते हैं मुगल, अभी हमने डिस्कस किया था कि उस समय मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह सेकंड। ठीक, तो 12 मई 1857 को दिल्ली के लाल किले पर ये लोग पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह सेकंड को इस मतलब एक तरीके से इस विद्रोह का सम्राट या इसका लीडर घोषित कर देते हैं, इस क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं मेरठ के ये भारतीय सैनिक। यानी हम कहेंगे दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया। ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, इसका सेनापति था बख्त खान, जो मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। तो दिल्ली पर अंग्रेज़ों का 1857 में फिर से अधिकार हो गया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए एक तरीके से अंग्रेज़ अधिकारी जॉन निकोलसन था, एक हडसन था और लॉरेंस था, इनको भेजा गया था। और जो बहादुर शाह द्वितीय था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया हुमायूं के मकबरे से और इसको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया, रंगून। बहादुर शाह सेकंड को रंगून भेज दिया इन अंग्रेज़ी अधिकारियों ने। 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फैक्ट याद रहेंगे आई थिंक। तो ये चीज़ आपको, ये जितने भी फैक्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं ये याद रहेंगे आपको। आई थिंक अभी एक स्टोरी टाइप में हमने पढ़ लिया इसको, एक सीक्वेंस, एक क्रम बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी हमने समझ लिया इसका। अब ये तो 2 जगह का जिक्र हमने कर लिया। बंगाल में हमने, पश्चिम बंगाल में या बंगाल में हमने देखा मंगल पांडे के द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन उस विरोध को दबा दिया गया। और ऐसा ही विद्रोह हमें देखने को मिला मेरठ में। तो 2 प्लेस तो हमने ये पढ़ लिए, ठीक है, 2 प्लेस हमने ये पढ़ लिए। लेकिन जैसे खबर आसपास में, असंतोष तो भारत की जनता में था ही अंग्रेज़ों को लेकर, क्योंकि अलग अलग तरह के जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कारण हमने पढ़े हैं, उसमें आक्रोश था जनता में। तो लखनऊ से, अब लखनऊ में जो है आप जानते हैं अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, वो पूरा अवध हड़प लिया गया था कुशासन के आरोप लगा करके। तो जो उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी के द्वारा अब इस रिवोल्ट को लखनऊ से नेतृत्व किया गया, लखनऊ से लीड करने लगी। ऐसे ही कानपुर, झांसी, बिहार, फैज़ाबाद, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, राजस्थान, असम, उड़ीसा, इन सब जगहों से अब इस विद्रोह
के जो है एक तरीके से स्वर उठने लगे, यानी और विद्रोह अलग अलग जगहों से अब होने लगे। आज से परीक्षा में यहाँ ये डायरेक्टली पूछेगा, पूरी डिटेल में अब जाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी डिटेलिंग यहाँ इस टॉपिक को ज़रूरत थी वो हमने कर दी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1857 के जो विद्रोह हुए थे, कौन से केंद्र से, कौन सी जगह से, किस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, और उस जगह के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा दमन किया गया, उसका दबाया गया, यानी शांत कर दिया गया या उसको ख़त्म कर दिया गया। एक लिस्ट है, इस लिस्ट पर हम नज़र डालेंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देख लीजिए जा करके, एक एक प्रश्न मिलेगा आपको यहाँ से। दिल्ली का हम डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफ़र था। ये 1857 का ही विद्रोह है। ठीक है, कौन से विद्रोह की बात कर रहे हैं हम यहाँ? 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं। इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र यहाँ पर हैं। ठीक है, इस विद्रोह को अलग अलग क्षेत्रों से किसके द्वारा लीड किया गया? रिवोल्ट, ठीक है, लीड बाई, और ये उस अंग्रेजी अधिकारियों के नाम है जिन्होंने इसको सफलतापूर्वक दमन कर दिया था इनका। अब दिल्ली से हम डिस्कस कर चुके हैं। निकोलसन और हडसन नाम के दो सैन्य अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया? इसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और यहाँ दिल्ली में ये विद्रोह दब गया। लखनऊ से लीड कर रही थी ये बेगम हजरत महल थी, और जो हेनरी लॉरेंस और कैम्पबेल, इनके द्वारा भी इसको दबा दिया गया, लखनऊ के रिवोल्ट को भी। और कानपुर में अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, 5 जून 1857 को, मई की डेट निकल गई, अब जून में कहाँ पर हो रहा है? कानपुर में। 5 जून 1857 को कानपुर जो है अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गया एक तरीके से। यहाँ पर क्या थे, मुझे याद रखना है, यहाँ पर जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब का दूसरा नाम भी मिलता है धोंदूपंत। सवाल पूछा हुआ है धोंदूपंत इनमें से किसका नाम था? तो आंसर होगा नाना साहब। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे? ये थे बाजीराव सेकंड के। ठीक, तो इनके जो पुत्र थे बाजीराव सेकंड के पुत्र नाना साहेब या धोंदूपंत के द्वारा क्या किया गया? इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया और इनकी सहायता की गई किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा। और तात्या टोपे का भी आपसे रियल नेम पूछा हुआ है। आंसर होगा तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दोनों को मेंशन कर देते हैं, दोनों के नाम परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। धोंदूपंत किसका नाम था? नाना साहेब का। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। इन्होंने क्या किया? असिस्ट किया। ठीक है, असिस्ट किया। अगर हम बात करें झांसी की, झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। जून 1857 में ही इस विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, तो एक तरह से झांसी को लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर को लीड कर रहे थे तात्या टोपे, क्योंकि जो ग्वालियर की सेना थी, जनता थी, तात्या टोपे को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ग्वालियर में ही इनको बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दे दी गई तात्या टोपे को, और ये जनरल हिरोज के द्वारा जो है इन दोनों को जो है एक तरीके से इस झांसी और ग्वालियर के विद्रोह को भी दबा दिया गया। फैज़ाबाद में जो मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जो है, इनके नेतृत्व में इस विद्रोह को शुरू किया गया था। कैंपबेल ने इसको दबा दिया। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली ने लीड किया था, कर्नल नील ने इसको दबा दिया। उसके बाद बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा इसको शुरू किया गया था, कैंपबेल ने दबा दिया। इधर जगदीशपुर जो कि बिहार में, तो यहाँ देखिए, यहाँ से कुंवर सिंह लीड कर रहे थे, रेनाट के द्वारा इसको दबा लिया गया। ये विलियम टेलर ने दबाया था और वेसेंट आयर ने इसको दबाया था। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इसका जो रिज़ल्ट की अगर हम बात करें, इसका रिज़ल्ट जो था इस 1857 के विद्रोह का, ये विद्रोह असफल हुआ, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ देखिए, जितने भी अभी हमने डिस्कस किए हैं, अलग अलग जगहों से इसको लीड किया गया था। ठीक है, ये पूरी तरह से उत्तर भारत के ही आपको राज्य क्षेत्र नज़र आ रहे हैं। दक्षिण भारत में इसकी कोई भी लॉ नज़र नहीं आई, सबसे पहली बात। ठीक है, तो एक क्षेत्रीय, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक क्षेत्रीय विद्रोह रहा, मतलब भारत के कुछ हिस्सों में ही दिखाई दिया, और जिन जिन हिस्सों में दिखाई दिया इसको सफलतापूर्वक दमन किया गया। अंग्रेज़ों ने इसको शांत कर दिया या दबा दिया, कंट्रोल कर लिया आपने। इसमें कुछ रीजंस ऐसे कहे जाते हैं कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण वर्ग थे उस समय, ज़मींदार लोग थे, शिक्षित लोग थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जितने भी विद्रोही थे उनका जो एक तरीके से संगठन आधार बिल्कुल भी मजबूत नहीं था, यानी अलग अलग समय में अलग अलग लोग लीड कर रहे थे, एक ही टाइम पर शुरू नहीं किया गया ये। ठीक है, कोई ठोस योजना नहीं बन सकी, प्लानिंग ठोस नहीं थी, प्लानिंग पर भी एक तरीके से अमल नहीं किया गया। सैनिकों ने भी पूरी तरह से विद्रोह नहीं किया, जैसे बंगाल के सैनिक विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, अलग पंजाब में, मद्रास में, तो सारे एक साथ भी कर सकते थे इसको लीड, सारे सैनिकों में ये विद्रोह आ सकता था।
लेकिन सभी में नहीं आया एक साथ में, या अलग अलग में भी देखें तो जितने भी विद्रोही हुए हैं, ये जिन्होंने विद्रोह किया अलग अलग जगह से, विद्रोहियों की जो हार का जो सामना करना पड़ा, उनमें सबसे बड़ी बात जो अहम रीज़न सामने आता है, उनमें योग्य नेतृत्व नहीं था, योग्य कोई लीडर ही नहीं था। तो इसमें जो जॉन लॉरेंस था, इसमें जॉन लॉरेंस ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उसने कहा था कि यदि ये विद्रोहियों में से, इन विद्रोहियों में से कोई एक ऐसा भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। उसका ऐसा मानना भी था, ठीक है। तो सही लीडरशिप नहीं मिली। रिजल्ट्स क्या निकले इसके, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। अब जो है, जब ये विद्रोह असफल हुआ, लेकिन इसका जो परिणाम निकल के आया, एक तरीके से जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और ब्रिटिश क्राउन जो था, ब्रिटिश क्राउन ने अभी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन कर रही थी हमारे देश में। तो ब्रिटिश क्राउन क्या था, यानी सीधे इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से जो है एक तरीके से भारत में जो कंपनी का शासन चल रहा था, उस शासन के सारे अधिकार वापस ले लिए। और 1857 के बाद 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया। और इस दरबार में जो महारानी विक्टोरिया थी, उसकी एक उद्घोषणा को पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और इस उद्घोषणा में ये बताया गया कि भारत में कंपनी का शासन अब समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन अब सीधे क्राउन के अधीन जा रहा है। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और सीधे ब्रिटिश, यानी डायरेक्टली अब ब्रिटेन का शासन चल रहा है हमारे देश में इस तारीख से। एक सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में कि 1 नवंबर को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो दरबार आयोजित किया गया था, महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, किसने पढ़ा, लॉर्ड कैनिंग। कितनी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में। तो ये रीज़न समझ में आ गया, कब पढ़ा गया, क्यों पढ़ा गया, कैसे पढ़ा गया, ये सारे रीजंस थे। तो यहाँ पर समाप्त होता है 1857 का ये विद्रोह। जितने पॉइंट्स हो सकते थे इसमें पॉसिबल, इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी इसके इर्द गिर्द और कहानी बुनना या बताना भी आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंस नहीं है एक तरीके से। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साइंस की क्लासेस जल्दी शुरू करेंगे आपकी, साइंस की प्रैक्टिस शुरू करेंगे पहले। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।